हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में पढ़ते हैं हवलदार बहादुर का नया कारनामा, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और उस्ताद प्रेडो। पिछले केस में हवलदार बहादुर ने सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री मालती चोपड़ा के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कराया था। इस कारनामे के कारण उनको पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। यही नहीं, सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी ओर से उन्हें 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया था और इनाम की यही रकम हवलदार बहादुर के घर में झगड़े का कारण बनी हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारी रकम अपने कब्जे में ले ली थी। मैं कहता हूँ, इनाम की रकम मुझे वापस कर दे, एक पाई भी नहीं दूंगी। वह सारी रकम मेरी है, तेरी क्यों है? क्या तूने बदमाशों को पकड़ा था? पकड़ा तो तुमने ही था, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए रकम पर मेरा हक बनता है, तेरा कोई हक नहीं बनता है। शराफत से रकम लौटा दे, वरना। श्रीमती जी ने तुरंत बेलन उठा लिया। वरना क्या कर लोगे? सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा बेलन से। तुरंत ही हवलदार बहादुर ठंडे पड़ गए। तू हिंसा पर क्यों उतर आती है भगवान? बातों से भी तो फैसला हो सकता है। फैसला तो हो ही चुका है। कैसा फैसला? यही कि उस रकम से मैं अपने लिए गहने खरीदूंगी और एक साड़ी लूंगी पूरे 5,000 रुपये की। आए हाय, 5,000 की साड़ी पहनेगी? सूरत देखी है अपनी, फटे खरबूजे जैसी। चुप! पत्नी इतनी जोर से चिल्लाई कि हवलदार बहादुर कांप कर रह गए। तुमने मुझे फटा खरबूजा कहा, अब तो उस रकम में से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी 2 कच्छे और बनियान खरीदूंगी, लेकिन अब तो वो कच्छे और बनियान भी गए, समझो। भाड़ में गए कच्छे और बनियान। मुझे यह बता, तू इतनी कीमती साड़ी और गहने का क्या करेगी? दावत में पहन कर जाऊंगी। सेठ राम जी लाल जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी होने जा रही है, उनकी पत्नी ने मुझे भी बुलाया है। वहाँ सब स्त्रियाँ कीमती कपड़े और गहने पहनकर आएगी, मैं भी 5,000 की साड़ी पहनकर जाऊंगी। इससे तुम्हारा ही नाम होगा। सब यही तो कहेंगे, देखो हवलदार बहादुर की पत्नी कितनी जम रही है। इससे बातों में जीतना मुश्किल है, और अगर गुस्सा किया तो यह बेलन से भी पीट देगी। इसलिए अब 25,000 की रकम को भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, जो तेरी मर्जी है तू कर उसे। दिन बाद सेठ रामजी लाल जी की कोठी पर। आओ बहन। आ तो गई हूँ, लेकिन और कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा है। तुम जरा जल्दी आ गई हो बहन, पार्टी 8 बजे शुरू होनी है। क्या करती? यह साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। ड्राइंग रूम में आने के बाद, तुम यहाँ बैठो बहन, मैं जरा नहाने जा रही हूँ, जब तक तुम चाय पियो। दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। उधर कोठी के गेट पर एक वैन आकर रुकी। किससे मिलना है आपको? जरा इसे बताओ, हमें किससे मिलना है? अगले ही पल बदमाश ने उस चौकीदार पर एक जबरदस्त प्रहार किया। आह, मर गया। बेहोश दरबान को उठाकर उन्होंने कोठी के लॉन में लापटका। सेठ जी की पत्नी के अलावा घर में 2 नौकर और होंगे, उन्हें भी बेहोश कर दो। तभी भीतर से एक नौकर बाहर की तरफ निकलता। ए, कौन हो तुम लोग? उत्तर उसे कुछ इस प्रकार मिला, क्योंकि उसकी छाती पर बदमाश ने एक जबरदस्त लात जो दे मारी थी। ओह! वह जमीन पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। यह भी बेहोश हो गया है। और शोर सुनकर दूसरा नौकर बाहर आया, लेकिन उस पर भी एक जबरदस्त मुक्के का प्रहार, और वो भी धराशायी। चलो अब सेठ की पत्नी को देखते हैं। चारों बदमाश एक साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हो गए। यही है सेठ की पत्नी, हवलदार बहादुर की पत्नी। इतना सुनते ही चिल्ला पड़ती है। आई! एक बदमाश झपटा। आवाज निकाली तो जान से हाथ धो बैठोगी, समझी? इसका मुंह बांध दो और बाहर ले चलो इसे। बसों ने हवलदार बहादुर की पत्नी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। वह चिल्लाती रह गई, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। फिर उसे धकेल कर गेट पर खड़ी वैन तक लाया गया। चलो अंदर बैठो इसके। हवलदार बहादुर की पत्नी को वैन में बिठाकर बदमाश रवाना हो लिए। रास्ते में, मिसेज रामलाल, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने आपका अपहरण इसलिए किया है ताकि आपके पति से फिरौती की रकम वसूल कर सके। मिसेज रामलाल, यह तो मुझे सेठ जी की पत्नी समझ रहे हैं। ये मेरा मुंह खोले तो इन्हें सच्चाई बताऊं तो सही मैं। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। नहीं नहीं, अगर इन बदमाशों को यह पता चल गया कि मैं सेठ जी की पत्नी नहीं हूं तो क्रोध में यह मेरी हत्या कर सकते हैं। मुझे चुप रहना चाहिए। इनके चुंगल से निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए मुझे। उधर सेठ रामलाल के दफ्तर में घर से फोन आया होगा। हेलो सेठ रामलाल, हमने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख रुपए का प्रबंध कर लो। और कौन हो तुम लोग? और यह क्या बकवास कर रहे हो? यह बकवास नहीं है सेठ। रुपयों का प्रबंध करके तैयार रहो और हमारे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो। और हाँ, पुलिस को सूचना देना। मूर्खता न करना तुम यह सब। सेठ रामलाल तुरंत ही अपनी कोठी पहुंचे, जहाँ उनकी पत्नी पहले ही पुलिस को बुला चुकी थी। थैंक गॉड, मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है। आ गए आप। कुछ बदमाश हमारी एक मेहमान को पकड़ कर ले गए। मेहमान को? ओह, तो वह तुम्हारे धोखे में किसी और को ले गए हैं। कौन थी वह? हवलदार बहादुर की पत्नी। क्या हवलदार बहादुर की पत्नी को ले गए हैं? जी हाँ,
मैंने उनको दावत पर बुलाया था और उन्हें यहाँ बैठाकर रहने चली गई थी। इसी बीच बदमाश उन्हें ले गए और बदमाशों ने उनको वापस करने की फरोती 5 लाख रुपए मांगी है। उधर हवलदार बहादुर थाने में अपने डेस्क पर बैठे खर्राटे भरने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह वापस थाने पहुंचा। हवलदार बहादुर, उठो उठो। सर माफ़ कीजिए, जरा आंख लग गई थी। कोई बात नहीं हवलदार बहादुर, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। धन्यवाद सर। तो मैं सो जाऊं? सोने से पहले यह नहीं पूछोगे कि मैं ये कहाँ से आ रहा हूँ? भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ सर? आप अफसर हैं, कहीं से भी आ जा सकते हैं। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? मैं सेठ रामलाल जी की कोठी से आ रहा हूँ हवलदार बहादुर। ओह, तो हाँ, दावत खाने गए थे। मेरी पत्नी भी वहाँ गई हुई है। आपसे मिली होगी। नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बदमाशों ने सेठ जी की पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की थी। और क्या सर? सेठ जी की पत्नी के धोखे में उन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है? मेरी पत्नी का अपहरण? हाँ हवलदार, तुम्हारी पत्नी इस समय बदमाशों के चुंगल में है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? अब मेरा क्या होगा? मेरी पत्नी, मेरी चंपाकली, तू कहाँ चली गई? और इतना कहकर हवलदार बहादुर रोने लगते हैं। धैर्य रखो हवलदार बहादुर, हम तुम्हारी पत्नी को बदमाशों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को यह नहीं बताया गया है कि बदमाश गलत महिला को ले गए हैं। सेठ रामलाल भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। 5 लाख रुपए? अरे हाय रे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? फिरौती नहीं दी तो वह मेरी पत्नी को मार डालेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगा। ना करो, हम तुम्हें रंडवा नहीं होने देंगे। हमें बदमाशों के अगले निर्देश की प्रतीक्षा है। देखना है वह रुपये कहाँ मंगाते, लेकिन उनको देने के लिए रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? रुपयों का प्रमाण सेठ जी ने कर दिया है। बदमाशों से वह यही करेंगे जैसे उन्हें उनकी पत्नी का अपहरण हुआ है। वैसे हमें बदमाशों का जो हुलिया मालूम हुआ है उसके आधार पर हमने उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं भी उनकी तलाश शुरू करूंगा सर। मुझे भी उनका हुलिया बताइए। इंस्पेक्टर ने उनको बदमाशों के विषय में विस्तार से बता दिया। अगली सुबह सेठ रामलाल जी की कोठी पर बदमाशों का फोन आया। क्यों सेठ, रुपये तैयार है? हाँ तैयार है। गुड। आज जरा ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे तुम रुपयों का ब्रीफ केस लेकर अपनी कोठी से निकलोगे और अपनी कार में बैठकर रामनगर की ओर चलोगे। रास्ते में किसी जगह तुम्हें टॉर्च से सिग्नल दिया जाएगा। तुम गाड़ी रोकोगे और ब्रीफ केस सिग्नल देने वाले के हवाले कर दोगे। समझ गए तुम? हाँ समझ गया हूँ मैं। एक बात और समझ लो, अगर तुमने पुलिस की मदद ली तो हम तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। याद रहे, 8 बजे तुम घर से निकलोगे और वो भी अकेले। फिर फोन बंद कर दिया गया। फिर बाद सेठ रामलाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने बैठे थे। अब बताइए क्या करना है मुझे? आपको 8 बजे रुपया लेकर जाना ही होगा सेठ जी, लेकिन घबराइए नहीं, ब्रीफ केस में असली रुपये रखने की जरूरत नहीं है। मैंने नकली नोटों का प्रबंध कर दिया है, बल्कि साथ ले जाने वाला ब्रीफ केस भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। वह तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्थान पर किसी पुलिस वाले को भेज दें? आप शायद डर रहे हैं सेठ जी, लेकिन यह काम तो आपको ही करना होगा। निश्चित रहिए, पुलिस आपसे अधिक दूर नहीं रहेगी। फिर भी मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। नकली नोट पाकर बदमाश मुझे गोली भी मार सकते हैं। अतः बेहतर यही है कि आप मेरी जगह हवलदार बहादुर को भेजिए, क्योंकि अपहरण होने वाली महिला उसी की पत्नी है। लेकिन उसका अपहरण आपकी कोठी से हुआ और आपकी पत्नी के धोखे में हुआ, इसलिए आपका यह फर्ज है कि हवलदार बहादुर की पत्नी को छुड़ाने में आप हमारा सहयोग करें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर में घूम घूम कर बदमाशों की तलाश कर रहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को, एक एक को देख लूंगा मैं। लगता है हवलदार बहादुर पागल हो गए। हो क्या गया है? वह तो है ही पागल शुरू से ही। इधर आओ तुम दोनों। क्या बात है जी? क्या हमसे कोई गलती हो गई हजूर? हजूर के बच्चे, मुझे पागल किसने कहा था? इसने कहा था साहब। नहीं नहीं, इसी ने कहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुम दोनों को सालो। माफ़ कीजिए सरकार, दया हजूर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर देना। पूछिए सर। मुझे एक ऐसे अपराधी की तलाश है जिसका कद 6.5 फुट लंबा और उसके गाल पर पुराने घाव का लंबा निशान है। इस क्षेत्र में बहुत से अपराधी रहते हैं। क्या तुम में से किसी ने मेरे बताए हुए हुलिये के व्यक्ति को कभी देखा है? दोनों बंदे सोच में पड़ गए और फिर एक बोला, ऐसा व्यक्ति हमारे इलाके में तो नहीं, लेकिन इस हुलिये के व्यक्ति को मैंने पुरानी हवेली के पास देखा है। पुरानी हवेली? पुरानी हवेली शहर के निकास पर है हवलदार साहब। मेरा उस हवेली के सामने से अक्सर गुजरना होता है। मैंने कई बार उस व्यक्ति को वहाँ देखा है जैसा आपने बताया। फिर तो मुझे उस हवेली की ओर जाकर देखना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी में जाना उचित नहीं होगा। हवलदार बहादुर को सोच में डूबा देखकर वह दोनों बंदे वहाँ से तुरंत खिसक लिए। उधर शाम 8 बजे सेठ रामलाल पुलिस द्वारा दिया गया ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकले। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वह मुझसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सड़क पार करते ही उन्हें इंस्पेक्टर खड़क सिंह नजर आए। अरे ये तो इंस्पेक्टर साहब है। सेठ जी संतुष्ट थे। इंस्पेक्टर पीछे आ रहा है, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफ़ी दूरी रखकर सेठ जी की कार का पीछा कर रहा था। रामनगर के रास्ते में जगह जगह पुलिस के आदमी छिपे हुए हैं। वह बदमाश जैसे ही सेठ जी की गाड़ी रोकेंगे उन्हें धर दबोचा जाएगा। रामनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। बदमाश इन्हीं चट्टानों में कहीं छुप कर बैठे होंगे।
सेठ जी काफ़ी चौकन्ने रहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं रामनगर के निकट पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सिग्नल नहीं दिया है। रामनगर शहर में प्रविष्ट होकर सेठ जी ने चाय के एक स्टॉल के निकट गाड़ी रोक दी। बदमाशों ने सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें कुछ शंका हो गई है क्या? कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं। क्या हुआ सेठ जी? किसी ने रुकने का कोई सिग्नल ही नहीं दिया है। तो आप तुरंत वापस रवाना हो जाइए, शायद वापसी में सिग्नल मिले। ओके, मैं जाता हूँ, लेकिन वापसी में भी कहीं कोई सिग्नल नहीं मिला। शायद बदमाशों ने मेरे साथ मजाक किया है। सेठ जी जैसे ही अपनी कोठी में प्रविष्ट हुए, फोन की घंटी बजने लगती है। सेठ रामलाल। हेलो। सेठ ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी बदमाश की आवाज़ है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहाँ भेजने का मजाक क्यों किया? यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम यह देखना चाहते थे कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ है। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे और हमारा फ़ोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर हमारे बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े हुए बैठे थे। सारी रात हो गई है इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वह बदमाश नजर नहीं आया है। इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी हवेली से 2 व्यक्ति बाहर निकले। यह तो इधर ही आ रहे हैं। यह दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद परेड तो कल शाम से ही लौटे नहीं है। कह कर गए थे कि माल पैक कराने के लिए कुछ मजदूरों को भेजेंगे, लेकिन ना तो कोई मजदूर आ रहा है और ना ही वह खुद आए हैं। उस्ताद परेड जिस काम के लिए गए हुए हैं वह काफ़ी खतरे वाला है और मुश्किल वाला काम है। शायद इसलिए मजदूर भेजने की वह बात भूल गए हों, लेकिन हमारा काम तो मजदूरों के बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कुछ मजदूर पकड़ कर लाता हूँ। शाम तक माल पैक ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक है, तुम जाकर मजदूर ले आओ, मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यह उस्ताद परेडो कौन है और वह दोनों किस माल को पैक करने की बात कर रहे थे? फिर हवलदार बहादुर ने सोचा, मुझे मजदूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपाकली को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वह यहीं पर होगी। मैं आ रहा हूँ मेरी चंपाकली, मैं आ रहा हूँ। फिर वह सीधे हवेली में प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी, ओए कौन है तू? मैं मजदूर हूँ जी, उस्ताद परेडो ने भेजा। ओह, उस्ताद ने भेजा तुझे? और उसने हवलदार को हवेली के भीतर एक हाल में पहुंचा दिया। कौन है यह? मजदूर है खलीफा, उस्ताद परेडो ने भेजा है इसे। उस्ताद परेडो ने भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह करनी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजने थे। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। कल शाम उस्ताद परेडो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ का पता बताकर कहा था कि सुबह यहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है गोगा, इसे ऊपर हाल में पहुंचा दो और पेटियां ठोकने का काम पर लगा दो इसे। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार बहादुर ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल जी की पत्नी को भी यहीं कैद कर रखा है ना? अरे, यह तुम्हें कैसे पता? हाँ, कहने के बाद गोगा पूरी तरह से चौंक उठा था। मुझे उस्ताद परेडो ने बताया था यहाँ सेठ जी की पत्नी को बंदी बना के रखा गया है। मैं तो अपनी चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गया हूँ। ऊपर वाले हॉल में पहुँच यहाँ पेटियाँ ठोकनी है तुम्हें। हवलदार ने चारों तरफ नजर घुमाई। चरस तो यहाँ धंधा चल रहा है। यहाँ चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं और फिर इन्हें पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जा रहा है। ए, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब। तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक 25 पेटियां तैयार हो जानी चाहिए, समझे? हवलदार को काम पर लगाने के बाद गोगा नीचे पहुंच गया। खलीफा, तुम्हें कोई गड़बड़ लगती है? कैसी गड़बड़ बे? उधर गोगा के जाने बाद, तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भाई? यहाँ आपस में बात करने की इजाज़त नहीं है, चुपचाप अपना काम करो तुम। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है। मुझे खुद ही चंपाकली को तलाश करना होगा। और वह इतना कहकर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद हवलदार ने हथौड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़े। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? सुसु करने जा रहा हूँ मैं। वह बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं, चंपाकली इन्हीं में से किसी में बंद होगी। और उन्हें एक एक करके कमरे के अंदर झांकना शुरू कर दिया। यह तो खाली है। अपने काम में वह इतने व्यस्त थे कि पीछे आकर खड़ी हुई मुसीबत को भी महसूस नहीं कर पाए थे। और जब वह पलटे तो अरे बाप रे बाप, अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और हवलदार बहादुर हंसने लगते, लेकिन इतने में ही बदमाशों का एक जबरदस्त प्रहार हवलदार बहादुर के ऊपर होता है। ओ, सच बता, कौन है तू और तुझे कैसे पता चला कि सेठ जी की पत्नी यहाँ कैद है? नहीं जी, मैं तो मजदूर के हवाले कर दो खलीफा। साले की ऐसी ठिकाई करूंगा कि यह सब सच सच बता देगा। नहीं गोगा, इसे हम उस्ताद परेडो के यहाँ आ जाने से पहले ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उस कमरे में बंद करो जहाँ सेठ जी की पत्नी कैद है। चल बे, चलो प्यारे, मैं तो खुद ही अपनी चंपाकली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। गोगा ने हवलदार बहादुर को एक कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ओए, कौन हो तुम? चंपाकली, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई थी? मैं खुद नहीं आई जी, यह बदमाश पकड़ कर लाए हैं मुझे सेठानी के धोखे में समझकर।
मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहन, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक था ना। यह बात थोड़ी जी। और बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या यह लोग तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, मैं तो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं इसे यह क्यों बताऊं कि तुक्के में यहाँ आकर पहुँच गया हूँ। अगर यह बंदा मुझे पागल न कहता और मैं उसे पकड़ ना लेता तो यहाँ मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते थे। उधर सेठ रामलाल को फोन पर आदेश मिला। सेठ रुपयों का ब्रीफकेस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे कि पुलिस उनके फ़ोन को टेप कर रही है और बदमाशों का संदेश सुन लिया होगा, इसलिए वह समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की तरफ दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं उसने फ़ोन सुना भी है या नहीं सुना है। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से इंस्पेक्टर खड़क सिंह उनका पीछा कर रहा है। पायलट सेठ की कार नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? सेठ अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया कमबख्तों ने। अब वापस चलता हूँ। और इतना कहकर सेठ ने गाड़ी को वापस मोड़ लिया। सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वह बदमाश क्या चाहते हैं। क्या इस बार भी वह रिहर्सल ही कर रहे हैं क्या? वापस शहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। अब मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ूंगा। बदमाशों का फ़ोन आएगा तो साफ कह दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। और जब सेठ जी ने अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी, ब्रीफ केस दो सेठ, जल्दी। हैं, कौन हो तुम? सेठ ने घबरा कर ब्रीफ केस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफ केस लेकर गुंडा पास की गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफ केस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। गली के छोर पर एक और जीप खड़ी थी और उसमें उसके साथी मौजूद थे। उस्ताद परेडो आ गए हैं। उस्ताद परेडो के बैठते ही जीप तेजी से रवाना हो गई थी। उधर हवेली में लो खाना खाओ, हम अपने कैदियों को भूखा नहीं रखते हैं। जैसे ही गोगा चारपाई पर ट्रे रखने के लिए झुका, चंपाकली ने मेज उठाकर उसके सर पर दे मारी। यह क्या किया भगवान? इसकी तो खोपड़ी फूट गई है। जो तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया है। अब इसकी बंदूक उठा ले। बंदूक? मगर हम इसका क्या करेंगे? नीचे खलीफा भी होता है। खलीफा की ऐसी की तैसी। तुम नहीं उठाते तो मैं उठाती हूँ बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चलो तुम। चंपाकली आगे आगे और हवलदार बहादुर पीछे पीछे चल दिए। सीढ़ियाँ उतर कर वह नीचे हाल में पहुंचे। ओए, यह बंदूक गोगा कहाँ है? उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी है। और अब तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। सेठानी जी रुकिए, गोली चल सकती है। यह क्या हो रहा है? तभी वहाँ उस्ताद परेडो प्रवेश करते हैं। परेडो, मुझे बचाओ, बंदूक फेंक दो सेठानी। अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? यह हवलदार बहादुर सिंह है और मैं इनकी पत्नी हूँ। सेठानी के धोखों में तुम लोग मुझे पकड़ लाए थे, समझे? और इतना सुनते ही उस्ताद परेडो हक्का बक्का रह जाता है। उस्ताद परेडो की आश्चर्य से फैल गई। अगर तुम सेठ की पत्नी नहीं हो तो उसने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए? ब्रीफ केस खोल कर देखो उस्ताद, सेठ ने शायद हमें धोखा दिया है। और तभी वहाँ पुलिस प्रवेश कर जाती है और उस्ताद परेडो पर गोली चला देती है। कोई अपनी जगह से नहीं लगा, लेकिन हम तो हिल सकते हैं ना सर। हाँ। तुम कैसे यहाँ पहुँचे हवलदार बहादुर? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए साहब। यह बदमाश सिर्फ लोगों का अपहरण ही नहीं करते बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने ही वाला था कि आप यहाँ पर आ गए। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे इंस्पेक्टर? ब्रीफकेस प्राप्त करने की तुमने तरकीब तो अच्छी लड़ाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बार रामनगर तक दौड़ने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहरी ब्रीफकेस उचका लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हमने ब्रीफकेस में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था और उसमें भरे हुए रुपये भी नकली। ट्रांसमीटर के सिग्नल द्वारा ही हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब मैं तो सिर्फ अपनी चंपाकली की खुशबू सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। चुप रहो जी। इतना सुनते ही सभी पुलिस वाले हंसने लगते हैं।